नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो बहुत संवेदनशील है और अक्सर गहरे दर्द से जुड़ा होता है, आत्महत्या। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना भी कई बार मुश्किल लगता है। बिल्कुल। जब कोई अपना इस तरह दुनिया से चला जाता है तो पीछे जो रह जाते हैं उनके लिए ये एक कभी ना खत्म होने वाला दुख बन जाता है। हाँ, मन में अनगिनत सवाल उठते हैं। सही बात है। हमारे पास आज जो स्रोत हैं उनमें एक तो माँ की कहानी है, कैरोलिन ज़ानो की, जिन्होंने अपने बेटे कैमरन को खो दिया, और साथ ही कुछ आध्यात्मिक नजरिए भी हैं। ये कहते हैं कि जेशुआ और एरॉन नाम की चेतनाओं ने ये बातें बताई हैं माध्यमों के जरिए। हाँ, चैनल्ड जानकारी है ये। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के जरिए इस मुश्किल विषय को थोड़ा समझें। मतलब इससे जुड़ा दर्द, मरने के बाद क्या हो सकता है इन स्रोतों के मुताबिक, और जो पीछे रह गए हैं उनके लिए हीलिंग मतलब जख्म भरने के रास्ते क्या हो सकते हैं। हाँ, कैरोलिन और कैमरन की कहानी को देखेंगे और फिर इन आध्यात्मिक दृष्टिकोणों पर भी बात करेंगे। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये बातचीत थोड़ी इमोशनली भारी महसूस हो सकती है। बिल्कुल, संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कैरोलिन और उनके बेटे कैमरन की कहानी से शुरू करते हैं। कैरोलिन ने अपना इकलौता बेटा 18 साल का कैमरन आत्महत्या के कारण खो दिया। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। इस हादसे के बाद उन्होंने न सिर्फ अपने दर्द से जूझने का रास्ता ढूंढा बल्कि दूसरों की मदद करने का भी सोचा। अच्छा। उन्होंने एक सपोर्ट ग्रुप शुरू किया और एक किताब भी लिखी। ये बहुत हिम्मत का काम है। स्रोत बताते हैं कि कैमरन बचपन में काफी खुशमिजाज था, एक हैप्पी बच्चा था। हाँ। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। एक किस्सा है कि उसने एक भेड़ का बच्चा पाला था, लैम्बी। अच्छा। और जब उसे बेचना पड़ा तो उसने खरीदार से पूछा कि कहीं वो उसे मारेंगे तो नहीं। ओहो, कितना मासूम। हाँ, और वो थोड़ा अलग सोचने वाला भी था, जैसे अपनी लैटिन टीचर को सेब की जगह अनानास दे दिया। क्वर्की था मतलब। बिल्कुल। लेकिन फिर उसकी जिंदगी बदल गई। हाई स्कूल के पहले साल में उसके पिता की कैंसर से मौत हो गई। ओह, ये तो बहुत बड़ा सदमा रहा होगा। हाँ, और इसके बाद कैमरन गहरे डिप्रेशन में चला गया, एकदम चुप रहने लगा। पढ़ाई में पीछे हो गया और दुख की बात है कि नशे की तरफ भी चला गया, मेथाम्फेटामाइन जैसे ड्रग्स लेने लगा। ये बहुत दुखद है। उसकी आर्ट भी बदल गई। जो पहले रंगों से भरी होती थी वो अब काली सफेद होने लगी। ड्राइंग्स में सिगरेट पीता खरगोश या डरावने राक्षस जैसे चित्र। कैरोलिन ने बाद में कहा, ऐसा लगता था जैसे ड्रग उसे अंदर से खा रहा था। वो दर्द उसकी कला में दिख रहा था। परिवार ने मदद की बहुत कोशिश की, रिहैब, एंटी डिप्रेसेंट दवाएं, काउंसलिंग। हाँ, जो भी कर सकते थे। इन सब के सहारे कैमरन ने आर्ट्स में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन भी कर लिया। पर अपने 18वें जन्मदिन पर भी वो उदास था, बुझा हुआ सा। डिप्रेशन का असर गहरा था। कुछ ही दिन बाद उसे एक कैमरा स्टोर में नौकरी मिली। माँ ने उम्मीद से उसके लिए नए कपड़े खरीदे। हाँ। उसने माँ को धन्यवाद देते हुए जो एक तरफ से गले लगाया, वो साइड हग, वो उनका आखिरी हक था। ओह। जिस सुबह ये हादसा हुआ, कैरोलिन ने उसे अजीब तरह से घर के पिछले दरवाजे पर देखा था। वो कहती हैं जैसे कुछ होने से पहले का एहसास हो गया हो। इंट्यूशन जैसा कुछ। हाँ। बाद में जब कैमरन का फोन लगातार बज रहा था तो वो उसे देखने ऊपर गईं। अटारी की सीढ़ियां नीचे थीं। अच्छा। अंदर झांकने पर उन्होंने जो देखा वो किसी भी मां के लिए सबसे भयानक सपना होगा। कैमरन लटका हुआ था। हे भगवान। वो पल, रस्सी काटना, 911 को कॉल करना, उसे मुंह से सांस देने की कोशिश। कैरोलिन कहती है, लंबे समय तक मुझे कैमरन का स्वाद और गंध महसूस होती रही। उफ, ये तो सोचकर ही रूह कांप जाती है। अस्पताल में उन्होंने उससे आखिरी बार कहा, तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं थे, तुम मेरे दोस्त थे, मैं तुमसे प्यार करती हूं। शुरुआती दिन तो बस शौक और गहरे दर्द में बीते। कैरोलिन खुद को चोट पहुंचाती थी, बस कुछ महसूस करने के लिए। हाँ, वो सुन्न हो जाने वाली कैफियत। काश ऐसा किया होता, काश वैसा न हुआ होता, ये सारे व्हाट इफ वाले विचार उन्हें घेरे रहते थे। बिल्कुल स्वाभाविक है। कैमरन के कमरे की सफाई करते हुए उन्हें एक कविता मिली जिसमें फांसी के फंदे नूस का जिक्र था। लेकिन कैमरन ने उसकी स्पेलिंग नॉर्थ कैरोलिना की एक नदी न्यूज NEUSE की तरह लिखी थी। अच्छा, ये अजीब है। कैरोलिन को लगा जैसे ये एक इशारा हो कि कैमरन घर जा रहा है। हाँ, उन्होंने इसमें मतलब ढूंढने की कोशिश की। जख्म भरना, हीलिंग एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी। पहला साल तो सदमे में ही बीता। धीरे धीरे उन्होंने सालगिरह और त्योहारों जैसे मुश्किल दिनों का सामना करना सीखा। हाँ, ये ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट लेने से मना कर दिया
उनका सोचना था कि दर्द को महसूस करना जरूरी है, उसे दबाना ठीक नहीं। अगर अभी महसूस नहीं किया तो बाद में करना पड़ेगा। ये भी एक नजरिया है, हिम्मत चाहिए इसके लिए। उनके मन में भी आत्महत्या के ख्याल आए, लेकिन उन्होंने जीने की वजहें तलाशी। जैसे वसंत में खिलने वाले डैफोडिल्स का इंतजार करना, दूसरों की मदद करना। वो कहती हैं कि वो एक नई कैरोलिन बन गई हैं। अब वो किशोरों को डिप्रेशन से बचाने में बहुत डेडिकेटेड है। अपने दर्द को एक मकसद में बदल दिया। वो आज भी कैमरन को हर रोज याद करती हैं। उसके जन्मदिन पर स्ट्रॉबेरी से कुछ बनाती हैं क्योंकि उसे वो पसंद थी। प्यार का एक तरीका। उसकी डायरी पर लिखा था, ब्यूटीफुल डिजास्टर्स, खूबसूरत आपदाएं। वाह, गहरा है ये। कैरोलिन कहती हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा कैमरन की दोस्ती याद आती है। माँ बेटे से ज्यादा वो दोस्त थे। हाँ। कैरोलिन की कहानी वाकई दिल को छू लेती है और उस गहरे दर्द को दिखाती है जो आत्महत्या पीछे छोड़ जाती है। ये हमें सीधे उस मानवीय पहलू से जोड़ती है जिस पर अब हम आध्यात्मिक नजरिए से बात करेंगे। हाँ, जो चैनल जानकारी है। बिल्कुल। कैरोलिन ने पैमेला और बाबरा नाम की माध्यमों मतलब चैनल्स के जरिए कुछ सत्र किए। इन सत्रों में ऐसा कहा जाता है कि कैमरन से और फिर जेशुआ व एरॉन नाम के सत्ताओं से बातचीत हुई। और यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो इन स्रोतों में लिखा है। हम किसी दावे की पुष्टि या खंडन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जानकारी का विश्लेषण है, हमारा समर्थन नहीं। तो स्रोत के मुताबिक कैमरन ने पैमेला के माध्यम से क्या कहा? पहली बात, उसने बताया कि उसे अपने किए से दूसरों को जो दर्द हुआ उसका बहुत गहरा अफसोस है। उसका इरादा चोट पहुंचाना नहीं था, ये सिर्फ उसकी गहरी निराशा, उसकी डेस्परेशन का नतीजा था। मरने के तुरंत बाद वो बहुत कंफ्यूज्ड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। फिर कुछ गाइडों, मददगार सत्ताओं ने उसे समझाया कि वो अब दूसरी तरफ है। उसे अपना मृत शरीर भी दिखाया गया ताकि वो रियलिटी को समझ सके। अच्छा, ये जानना कि हुआ क्या है ये जरूरी रहा होगा। हाँ, फिर उसे एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां वो सीख सकें और इसके जख्म भर सकें। हीलिंग स्पेस कह सकते हैं। शुरुआत में उसे बहुत पछतावा था, रिग्रेट था, वो वापस आना चाहता था। उसमें सपनों में अपनी माँ से संपर्क करने की कोशिश भी की। कैरोलिन ने भी शायद कुछ महसूस किया हो सकता है। और उसने इस बात पर बहुत जोर दिया कि इसमें कैरोलिन की कोई गलती नहीं थी। उसने कहा, ये मेरा फैसला था। ये जानना कि उसने अपनी माँ को दोष नहीं दिया, ये शायद कैरोलिन के लिए कुछ राहत की बात रही होगी। हाँ, बहुत बड़ी राहत। अपराध बोध बहुत भारी होता है। और अब वो कहाँ है? इस बारे में स्रोत क्या कहता है? स्रोत के अनुसार कैमरन ने बताया कि वो अभी भी हीलिंग प्रोसेस में है, लेकिन अब वो उन दूसरे किशोरों की मदद कर रहा है जिन्होंने आत्महत्या की है। अच्छा, वो दूसरों की मदद कर रहा है। हाँ, ये उसकी अपनी हीलिंग का भी हिस्सा है शायद। वो अभी दोबारा जन्म लेने को तैयार नहीं है। उसे अपनी जिंदगी खत्म करने का मलाल है, क्योंकि मरने के बाद उसने वो सारी संभावनाएं देखी जो जिंदगी जीकर हासिल हो सकती थीं। वो पोटेंशियल देखा उसने। ओ, ये तो और भी दुखद है। हाँ, अब वो ज्यादा सचेत रूप से सपनों में कैरोलिन से मिलता है उसकी हीलिंग में मदद करने के लिए, और उससे आग्रह करता है कि वो उसकी मृत्यु को स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे। एक्सेप्टेंस, हाँ, ये मुश्किल होता है। उसने अपनी कहानी, अपनी कविताएं और आर्ट साझा करने की इजाजत दी ताकि लोग किशोरों के डिप्रेशन की गंभीरता को समझ सकें। ये जरूरी भी है। उसने ये भी बताया कि किशोर कितने संवेदनशील होते हैं, उन पर अपनी पहचान बनाने का कितना दबाव होता है और उनकी अंदरूनी भावनाएं बाहरी दिखावे से कितनी अलग हो सकती हैं। वो जो मास्क लगा लेते हैं। बिल्कुल। उसने कहा कि किशोरों को ऐसे लोगों की जरूरत है जो बिना जज किए उनकी असुरक्षाओं और डरों को सुन सकें। सेफ स्पेस की जरूरत। हाँ, बिना जजमेंट के सुनना ये बहुत जरूरी है। कैमरन की ये बातें सुनने के बाद अब जेशुआ के नजरिए पर आते हैं, जो पैमेला के ही माध्यम से सामने आया। जेशुआ ने आत्महत्या के बारे में कुछ ऐसी बातें कहीं जो शायद हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग हैं। हाँ, जैसे कि उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आत्महत्या गलत नहीं है। गलत नहीं है? हाँ, पाप या सिन नहीं है, बल्कि जीवन में मौजूद कई संभावनाओं और विकल्पों में से एक है, और ये जरूरी नहीं कि ये हमेशा सबसे बुरा विकल्प ही हो। ओहो, ये तो वाकई चौंकाने वाला है ना? हाँ, ये विचार निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। क्या जेशुआ ने इसे समझाया? हाँ, उन्होंने कोशिश की। उनका कहना था कि कभी-कभी कोई इंसान इतनी गहरी नेगेटिविटी या दर्द में फंस जाता है कि उसे लगता है बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। बिल्कुल फंसा हुआ महसूस करना। तो ऐसे में कभी-कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं,
जीवन का मतलब ही बदलाव है, चेंज है। कैमरून इतने गहरे डिप्रेशन में था कि उसे जिंदा रहते हुए भी मरा हुआ महसूस होता था। हाँ, कैरोलिन ने भी ये महसूस किया था। तो उसकी आत्महत्या एक निराशा भरा कदम था, डेस्परेशन का एक्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बदलाव की एक छिपी हुई उम्मीद भी थी। बदलाव की उम्मीद? मरने में? हाँ, मतलब इस स्थिति से बाहर निकलने की उम्मीद। और जिशुआ के मुताबिक मरने के बाद कैमरन ने अपनी भावनाओं को, अपने अंदर के प्यार को फिर से महसूस किया। अच्छा। और ये उसकी आत्मा के विकास के लिए एक बड़ी सफलता और एक अहम मोड़ था, एक टर्निंग पॉइंट। आत्मा के लिए सफलता, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जिशुआ आत्महत्या को सही ठहरा रहे हैं? हाँ, यही सवाल उठता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जिशुआ ने साफ किया कि ये सबके लिए ऐसे काम नहीं करता और आत्महत्या की सलाह कतई नहीं दी जाती। ओके, ये क्लियर करना जरूरी था। लेकिन उनका कहना है कि कोई भी कर्म पूरी तरह से पाप नहीं होता। डिवाइन कंपैशन, दिव्य करुणा हमेशा मौजूद है। मरने के बाद दूसरी तरफ मदद हमेशा उपलब्ध होती है। हमेशा मदद मिलती है। उनका कहना है कि सबसे घना अंधेरा भी रोशनी की तरफ एक नई शुरुआत का बिंदु बन सकता है। आत्मा का विकास हमेशा सीधा नहीं होता, ऊपर नीचे होता रहता है, स्पाइरल जैसा। हाँ। किशोरों की मदद के बारे में जिशुआ ने क्या कहा? क्या सिर्फ रोकना ही काफी है? जिशुआ का कहना था कि पहला मकसद सिर्फ आत्महत्या रोकना नहीं होना चाहिए। ज्यादा जरूरी ये है कि हम किशोरों को ऐसा माहौल दें जहां वो बिना डर के अपने बोझ, अपने डर शेयर कर सकें। सेफ स्पेस। हाँ, उनके दिल तक पहुंचना अहम है और ये मदद मौत के बाद भी पहुंच सकती है। जन्म से पहले की योजनाओं या लाइफ प्लान के बारे में भी बात हुई। क्या आत्महत्या पहले से तय होती है? नहीं, जिशुआ के अनुसार आत्महत्या एक निश्चित घटना के तौर पर तय नहीं होती, डेस्टिनी नहीं है। अच्छा। लेकिन ये जीवन यात्रा में एक संभावना हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी। जो आत्माएं हमारे करीब होती हैं, वे इस जोखिम को जानती हैं। कुछ आत्माएं जानबूझकर ऐसी आत्माओं के करीब जन्म लेना चुन सकती हैं जिनमें गहरे मनोवैज्ञानिक असंतुलन की संभावना हो, ताकि वे खुद सहानुभूति और सीमाएं बनाना सीख सके, कंपैशन सीख सके। ये तो बहुत गहरा विचार है। और मृत्यु के बाद का अनुभव कैसा होता है, इस पर जिशुआ ने क्या बताया? ये काफी हद तक मरने के समय व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। गाइड हमेशा मौजूद रहते हैं, पर कुछ आत्माएं शुरुआत में उन्हें देख सुन नहीं पाती, थोड़ी भटक सकती हैं। अच्छा। फिर रिकवरी स्थल होते हैं जहां आत्माओं को समझने और ठीक होने में मदद मिलती है। दोबारा जन्म लेने का समय हर आत्मा के लिए अलग होता है और अक्सर पिछले जन्मों के सबक नए जीवन में फिर से सीखने पड़ते हैं। अच्छा, तो सबक रिपीट होते हैं? हाँ, जब तक सीखने। कैमरन की मृत्यु ने कैरोलाइन की जिंदगी बदल दी। क्या इससे उसकी जीवन योजना पर भी कोई असर पड़ा? हाँ, जिशुआ के मुताबिक जरूर। कैमरन की मृत्यु के बाद कैरोलाइन के आत्मा ने अपनी योजना में एडजस्टमेंट किया। एडजस्टमेंट कैसे? उसके सीखने और विकास की प्रक्रिया तेज हो गई, इंटेंसिफाई हो गई। इस घटना ने उसकी जिंदगी में कई संभावित रास्ते खोल दिए। जो सबक उसे सीखने थे, जैसे खुद के प्रति सच्चा रहना, चीजों को जाने देना, लेट गो करना, वो अब ज्यादा तेजी और गहराई से सीखे जा रहे हैं। तो लाइफ प्लान फिक्स नहीं होते हैं? नहीं, जिशुआ कहते हैं कि जीवन योजनाएं लचीली होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। हमेशा विकल्प और चुनाव मौजूद रहते हैं। ये जानना राहत देता है। अच्छा, पीछे रह गए लोगों में अपराध बोध, गिल्ट की भावना बहुत आम है। इससे उभरने के बारे में जिशुआ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है। शुरुआत में इसे महसूस करना ठीक है। हाँ। ये भावना तब कम होती है जब हम समझते हैं कि हर इंसान का अपना जीवन और अपनी आत्मा का रास्ता होता है, अपना सोल पाथ होता है। ये मानना जरूरी है कि आप इसे रोक नहीं सकते थे। दूसरे के चुनाव का सम्मान करना ये मुश्किल है मानना। है। जिशुआ कहते हैं कि अपराध बोध महसूस करना एक तरह से अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर आंकना है कि मैं रोक सकता था। हाँ, ये बात सही है। अपनी सीमाओं को, अपनी इंसानियत को स्वीकार करने से इसे छोड़ने में मदद मिलती है। इसी से जुड़े एक और बात जिशुआ ने कही जो शायद बहुत से लोगों को राहत दे सकती है। उन्होंने इरेन कैंडी की किताब का जिक्र किया। हाँ। उसमें उनके दोस्त बिल, जिसने आत्महत्या की थी, ने माध्यम के जरिए बताया था कि आत्महत्या तभी होती है जब इंसान मदद के लिए दरवाजा खोलने को तैयार ना हो। अच्छा। अगर दरवाजा जरा भी खुला होता तो यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने मदद पहुंचाई होती। ये बहुत पावरफुल विचार है। और इसी कड़ी में जिशुआ का वो कथन बहुत शक्तिशाली है। बाहरी ताकतों द्वारा रोकी जा सकने वाली सभी आत्महत्याएं वास्तव में रोकी गईं। वाह, इस पर सोचने की जरूरत है।
all suicides that could be prevented by external forces were in fact prevented. हाँ, ये अपराध बोध से मुक्ति दिलाने वाला विचार हो सकता है। बिल्कुल, इसे स्वीकार करने में विनम्रता है और ये माफ करने में मदद करता है खुद को भी और शायद उस इंसान को भी जो चला गया। अपराध बोध के अलावा गुस्सा और याद आने का दर्द भी होता है। इससे कैसे निपटा जाए? जेशुआ ने कहा कि हीलिंग का मतलब है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। अतीत में वापस जाना नहीं, भावनाओं को आने जाने दें। दुख, गुस्सा, अपराध बोध, लेकिन उनसे चिपके नहीं, अटैचमेंट नहीं। गुस्से का क्या करें? गुस्से को सुरक्षित तरीके से निकालें, जैसे तकिए पर मुक्के मारना। गुस्से के नीचे अक्सर दर्द छिपा होता है जो आंसुओं के जरिए बाहर आता है, और आंसू राहत और उपचार लाते हैं, रिलीज करते हैं। यादें तो हमेशा रहेंगी, लेकिन समय के साथ उनकी चुभन, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और उन लोगों के लिए जेशुआ का क्या संदेश था जिनके मन में आत्महत्या के विचार आते हैं? उन्होंने कहा कि ऐसे विचारों पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, शेम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बस गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक रास्ता खोजने की कोशिश है। ईश्वर का प्रेम हमेशा साथ है और मदद हमेशा मौजूद है। उन्होंने एक दिलचस्प बात भी कही कि अगर आत्महत्या को एक संभावित रास्ते के तौर पर खुलकर बात करने दी जाए, मतलब टैबू ना माना जाए, तो शायद विरोधाभासी रूप से आत्महत्याओं की संख्या कम हो जाए। डर और चुप्पी इसे और बढ़ाते हैं। ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। खुलकर बात करने से शायद रास्ता निकल आए। शायद। अब हम एरन के दृष्टिकोण पर आते हैं, जो बारबरा नाम की माध्यम के जरिए सामने आया। हाँ, दूसरा आध्यात्मिक नजरिया। एरन भी एक स्रोत में वर्णित एक और आध्यात्मिक सत्ता है। वो इस विषय पर थोड़ी अलग रोशनी डालते हैं। एरन ने भी कैरोलीन के प्रति गहरी संवेदना जताई और अपनी एक मूल शिक्षा साझा की। क्या? कोई कभी जाता नहीं और कुछ कभी खोता नहीं। No one ever leaves and nothing is ever lost. ये बहुत सुकून देने वाला विचार है। उनके अनुसार आत्महत्या हमें अलगाव के भ्रम को, सेपरेशन के इल्यूजन को तोड़ने का एक मौका देती है। कैसे? कभी कभी पिछले जन्मों में भूमिकाएं उलट जाती हैं। यानी जो इस जीवन में पीछे रह गया है, उसने शायद पिछले जीवन में किसी को छोड़ा हो और अब वो सीख रहा है कि छोड़े जाने का दर्द कैसा होता है। ये भूमिकाएं बदलने और सीखने वाली बात दिलचस्प है। एरॉन के मुताबिक आत्माएं ये सब क्यों सीखना चाहती हैं? ताकि वो याद रख सके कि वे असल में आत्मा है और यहाँ धरती पर अनुभव लेने और सीखने आई हैं। जीवन के अनुभव, चाहे वो कितने भी कठिन क्यों ना हो, हमारी समझ, दया और प्रेम को बढ़ाते हैं, कंपैशन को। तो हमारे पास हमेशा चुनाव होता है। हाँ, चुनाव। हम गुस्से और कड़वाहट में फंसे रहें या करुणा और समझ चुने, जाने देना सीखें, लेट गो करना। मृत्यु के बाद के अनुभव पर एरॉन का नजरिया जोशुआ से कितना मिलता जुलता है? काफी मिलता जुलता है। एरन भी कहते हैं कि ये व्यक्ति की जागरूकता के स्तर पर, उसके लेवल ऑफ अवेयरनेस पर निर्भर करता है। अच्छा। सबसे खराब स्थिति में आत्मा को पता ही नहीं चलता कि वो मर चुकी है। वो दर्द में होती है और बहुत जल्दी दोबारा जन्म ले लेती है। जैसे कोई एक्सीडेंट या वॉर डेथ। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। सबसे अच्छी स्थिति में आत्मा सचेत रूप से सोच विचार करती है, गाइडेंस के लिए ओपन होती है और दोबारा जन्म लेने से पहले इंतजार करती है। और कैमरन का अनुभव कैसा था एरॉन के मुताबिक? एरन के अनुसार कैमरन ने मरने के बाद थोड़ी देर के लिए उदासी और अविश्वास महसूस किया, लेकिन अपनी आध्यात्मिक समझ की वजह से वो जल्द ही अपने गाइडों से जुड़ गया। तो एरॉन भी यही मानते हैं कि आत्महत्या पाप नहीं है? हाँ, एरॉन भी जोर देते हैं कि ये पाप नहीं है, ये एक तरह का ट्रांजिशन है, एक अवस्था से दूसरी में जाना। लेकिन इसके बाद अक्सर इस बात का दुख होता है कि शरीर में रहकर सीखने का मौका खो दिया। एक लॉस की फीलिंग होती है। अच्छा, कैमरन ने भी इसे महसूस किया? हाँ, कैमरन ने भी इसे एक नुकसान के रूप में महसूस किया। एरॉन ने यह भी बताया कि कैमरन अब उन दूसरी आत्माओं को सलाह दे रहा है जो इसी तरह के ट्रांजिशन से गुजर रही हैं, जैसे जोशुआ ने बताया था। हाँ, और ये उसके अपने सीखने और कर्मों को संतुलित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है, बैलेंसिंग का। एरॉन ने मृत्यु के बाद की प्रक्रिया के बारे में कुछ और विस्तार से बताया। हाँ, उन्होंने बताया कि आत्मा फिजिकल बॉडी से अलग होने का अनुभव करती है। कुछ समय के लिए वो अर्थ प्लेन से, पृथ्वी के तल से बंधी रह सकती है। अच्छा। गुस्सा और डर जैसी भावनाएं रह सकती हैं, लेकिन उन्हें एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। प्यार भरा सहारा हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन अगर कोई बहुत नेगेटिव हो तो? जिन्होंने दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, अंततः प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए खुलती हैं। देर सवेर सभी को अपने जीवन की समीक्षा करने, उससे सीखने और अपने कर्मों को संतुलित करने का मौका मिलता है। जैसे कैमरन दूसरों की मदद करके कर रहा है। लाइफ रिव्यू,
जिसे कहते हैं। एरॉन ने अपने पिछले जन्मों के कुछ अनुभव भी साझा किए जी। जहां आत्महत्या शामिल थी। ये थोड़े अलग तरह के उदाहरण हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। उन्होंने 3 उदाहरण दिए। एक जीवन में जब उनका शरीर और दिमाग काम करना बंद कर रहे थे और दर्द असहनीय था। हाँ। उन्होंने सचेत रूप से हर्बल दर्द निवारक ज्यादा मात्रा में लेकर मृत्यु को चुना। कॉन्शियस चॉइस थी वो। अच्छा, और फिर? दूसरी तरफ वो पूरी तरह स्पष्ट और जागे हुए महसूस कर रहे थे और अपने चुनाव के लिए आभारी थे, क्योंकि उन्होंने अपने प्रियजनों को और पीड़ा से बचा लिया था। एरन का कहना है कि ऐसी सचेत मृत्यु कभी-कभी उचित हो सकती है। ये एक अलग नजरिया है बिल्कुल। दूसरा उदाहरण एक सैनिक का था जो क्रूर दुश्मनों से घिर गया था। यातना से बचने के लिए उसने आत्महत्या कर ली। वो नफरत के साथ मरा और कुछ समय अंधेरे में रहा। उसने मदद को ठुकराया, लेकिन आखिरकार स्वीकार कर लिया। उसने नफरत के चक्र को समझा, दुश्मन को और अपने पिछले रूप को माफ किया और सीखा कि सिर्फ प्यार ही जख्म भर सकता है। तीसरा उदाहरण एक प्राचीन जीवन काल का था, जहां वो एक शक्तिशाली जमींदार था जिसने सब कुछ खो दिया और गुलाम बन गया। निराशा और गुस्से में उसने आत्महत्या कर ली, जिसे एरन भावनात्मक आत्महत्या कहते हैं, इमोशनल सुसाइड। वो तब तक अंधेरे में रहा जब तक उसने प्रकाश और अंधकार, नफरत और करुणा के बीच चुनाव को नहीं समझा। ये उदाहरण दिखाते हैं कि मरने के बाद का अनुभव कितना अलग अलग हो सकता है। मोटिव, चेतना का स्तर, ये सब मायने रखता है। बिल्कुल। एरन ने एक ऐसे जीवन का भी जिक्र किया जहां उन्होंने अपने बेटे को खोया था, कुछ आत्महत्या जैसे हालात में। हाँ, ये कैरोलिन की स्थिति से मिलता जुलता लगता है। हाँ, उस जीवन में उनका बेटा दुनिया में हो रहे जुल्म और क्रूरता को देखकर निराश हो गया था और खुद को शक्तिहीन महसूस करता था। उसने लापरवाही से कुछ ऐसा किया जिससे उसकी मौत हो गई। एरन ने बहुत दुख, अपराध बोध, बेटे पर ध्यान न देने का और गुस्सा महसूस किया। उन्हें उभरने में कैसे मदद मिली? 2 बातों से। पहला, एक समझदार दोस्त ने समझाया कि ये बेटे का अपना रास्ता और कर्म था जिसे वो रोक नहीं सकते थे। उसे प्यार से जाने दो। ये एक्सेप्टेंस वाली बात। हाँ, और दूसरा, उन्होंने बेटे की अच्छाइयों को याद किया और उनके बीच जो प्यार था उसे संजोया। प्यार कहीं गया नहीं है। कैरोलिन की जीवन योजना में बदलाव पर एरन का क्या कहना था? जिशवा ने भी इस पर बात की थी। एरन ने कहा कि ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है, लर्निंग अभी जारी है। मुख्य सबक जो वो सीख रही हैं वो है बिना किसी चीज को पकड़े प्यार करना, अनअटैच्ड लविंग। मतलब? क्योंकि हम असल में कुछ भी पकड़कर रख नहीं सकते, इसलिए हमें हर पल को और गहराई से संजोना चाहिए, चेरिश करना चाहिए। एरन ने साफ किया कि कैमरन इस सबक को सिखाने के लिए नहीं मरा, लेकिन उसकी मृत्यु इसे सीखने का एक अवसर जरूर है। ये फर्क समझना जरूरी है। हाँ, सीखने और सिखाने वाले हमेशा मौजूद होते हैं। जरूरत बस दिल को खुला रखने की है, उसे गुस्से या निराशा से बंद नहीं करना है। क्या कैमरन अब भी कैरोलिन से जुड़ा हुआ है? एरन ने पुष्टि की कि कैमरन कैरोलिन के बारे में जानता है और उसे प्यार में रखता है, लेकिन वो जो व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं, जैसे माँ बेटे का, हाँ। वो समय के साथ एक व्यापक यूनिवर्सल लव के बंधन में घुल जाते हैं। अच्छा, और पुनर्जन्म? उसका समय अज्ञात है, पता नहीं। और जो लोग आत्महत्या का विचार कर रहे हैं उनके लिए एरन का क्या संदेश है? जशुआ से कुछ अलग, थोड़ा अलग फोकस है। एरन का संदेश है, इंसान के रूप में मिले इस जीवन के उपहार पर विचार करें। ये एक गिफ्ट है और इस बात पर कि बाद में चीजें बदल सकती हैं, बदलाव की संभावना हमेशा रहती है। होप रखने की बात। हाँ, आत्महत्या सीखने के एक अनमोल अवसर का नुकसान है। खुद से पूछें, क्या कोई और रास्ता है? क्या ये चुनाव डर से आ रहा है या प्यार से? डर बनाम प्यार। बिल्कुल। नकारात्मक भावनाएं मरने के बाद भी साथ जाती हैं, लेकिन अगर चुनाव प्यार से किया जाता है, जैसे किसी लाइलाज बीमारी में दूसरों का बोझ कम करने के लिए, तो खुले दिल से जाना संभव है। और जो लोग पीछे रह गए हैं, उनके गुस्से से उभरने पर एरन की क्या सलाह है? एरन की सलाह है, खुद पर दया करें, सेल्फ कंपैशन, गुस्से को स्वीकार करें बिना गिल्ट के। ये समझने की कोशिश करें कि ये गुस्सा अक्सर छोड़े जाने, अबैंडनमेंट की भावना पर आधारित होता है। खुद को करुणा दें, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन की तरह। खुद के लिए और उस आत्मा के लिए जो चली गई है, शुभ कामनाएं भेजें। धीरे धीरे गुस्सा करुणा और प्रेम में बदल जाता है। कहानियों में न उलझने की बात भी कही थी शायद। हाँ बिल्कुल, कहानियों में ना उलझें। क्या होता अगर, क्यों हुआ, बस अपने सीधे अनुभव,
नुकसान, दुख को महसूस करें और उसे नरमी से, जेंटलनेस से थामें। कैमरन को याद करने के तरीके पर भी एरॉन ने कैरोलिन को सलाह दी। हाँ, उन्होंने कहा उससे बात करें, उसे बताएं कि आप उसे याद करती हैं, प्यार करती हैं, उसकी वो बातें याद करें जिनसे खुशी मिलती थी। इससे कैमरन को भी मदद मिलती है। हाँ, ये कैमरन की अपनी प्रगति में भी मदद करता है। उन्होंने उदासी जो स्वाभाविक है, सैडनेस, और दुख जो सिकुड़ा हुआ है, ग्रीफ, फियर बेस्ड, के बीच फर्क करने को कहा। अच्छा, उसे खोजे और उसका आनंद लें जो खोया नहीं जा सकता, यानी प्यार। एरॉन ने भरोसा दिलाया कि कैमरन ठीक है, खुश है और अपना काम कर रहा है। तो हमने कैरोलिन की कहानी से उस गहरे व्यक्तिगत दर्द को महसूस किया और फिर हमने जोशुआ और एरॉन के नजरियों को देखा। ये इन स्रोतों के मुताबिक एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं इस पूरी चर्चा से? देखिए, कुछ मुख्य बातें जो बार बार सामने आई। इन आध्यात्मिक दृष्टिकोणों के अनुसार आत्महत्या कोई पाप नहीं है। ये एक जटिल मानवीय अनुभव है जिसके बाद भी मदद और उपचार संभव है। ये आत्मा के लिए बदलाव का एक शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकता है। हालांकि इसे कभी भी हल्के में लेने या चुनने की सलाह नहीं दी जाती। सही। जन्म से पहले की योजनाएं इसकी संभावना को शामिल कर सकती हैं, पर इसे तय नहीं करती। ये फिक्स्ड नहीं है। और वो एक विचार जो शायद अपराध बोध से जूझ रहे लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। हाँ, जोशुआ का वो कथन, बाहरी ताकतों द्वारा रोकी जा सकने वाली सभी आत्महत्याएं वास्तव में रोकी गई। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। ये हमें हमारी सीमाओं को स्वीकार करने और दूसरे के रास्ते का सम्मान करने की ओर ले जाता है। जैसा एरन ने भी कहा, ये अपराध बोध के बोझ को कम करने में मददगार हो सकता है। और एक और सुकून देने वाला विचार है निरंतर संबंध का। बिल्कुल, जैसा एरन ने कहा, कोई कभी जाता नहीं, कुछ कभी खोता नहीं। इसका मतलब है कि प्यार का बंधन मौत के बाद भी बना रहता है। हम अपने प्रियजनों से बात कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं और शायद सपनों या संकेतों के जरिए उनसे जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। कनेक्शन रहता है। और उपचार के लिए, हीलिंग के लिए सबसे जरूरी क्या है? स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, चाहे वो दुख हो, गुस्सा हो या अपराध बोध, बिना उनसे चिपके हुए। उदासी और गहरे दुख के बीच फर्क समझना, जीवन में नया अर्थ और मकसद खोजना, जैसे कैरोलिन ने दूसरों की मदद करके किया। हाँ, पर्पस ढूंढना। और माफी, खुद को माफ करना, और शायद उस इंसान को भी जो चला गया। उपचार का मतलब अतीत को मिटाना नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीखना और बदलना है। ट्रांसफॉर्मेशन है। ये वाकई एक बहुत जटिल और भावनात्मक रूप से गहरा विषय है, और ये दोहराना जरूरी है कि हमने जिन स्रोतों पर बात की वे कुछ खास आध्यात्मिक दृष्टिकोण पेश करते हैं। हाँ, ये सब की सच्चाई नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं कि हर कोई इनसे सहमत हो या इन्हें सच माने। हर किसी का अपना विश्वास और अनुभव होता है। सही बात है। जाते जाते एक विचार आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों में कहीं ना कहीं आत्महत्या के विचारों में एक तरह की पवित्रता का संकेत मिलता है। पवित्रता? हाँ, मतलब इसे एक ऐसे पवित्र चौराहे की तरह देखा गया है जो एक नए जन्म, चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक, की ओर ले जाता है, जहां आत्मा अपने अधूरे सबक देखती है, ना कि कोई पाप। एक सोल लेवल चॉइस की तरह। हाँ, अगर हम इस गहरे आंतरिक संघर्ष को सिर्फ एक वर्जित या गलत चीज मानने के बजाय आत्मा के स्तर पर लिए गए गहरे, दर्दनाक लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय के क्षण के रूप में देखें तो शायद मानसिक स्वास्थ्य सहायता और शोक संतप्त लोगों के प्रति हमारे नजरिए में कुछ बदलाव आ सकता है। ये सिर्फ एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस गहन चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।